डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एससीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ चल रही होगी और होश हवास में इसलिए कि ये समय बेहद आपका कीमती है कि मात्र लगता है कि 20-22 दिन में ये परीक्षा हो जाएगी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सबसे ज़रूरी मायने रखता है। आप इस टाइम जो पढ़ेंगे स्मार्ट स्टडीज़ का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप जितना पढ़ रहे हैं उतना उसको ठोस पढ़िए ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन अगर आए तो आपसे वो गलत ना हो। इस हिसाब से पढ़िए। जितना पढ़िए कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। ज़्यादा आज यहाँ कल वहाँ फिर ये चीज़ देखिए बिल्कुल नहीं। जो भी टेक्स्ट बुक, जो भी सॉल्व पेपर, जो भी प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1-2 बार जरूर रिवाइज करें। इस हिसाब से पढ़ें। तो उसी क्रम में हम लोग आज पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए या राजनीतिक विज्ञान के लिए एक सॉल्व पेपर है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन है, उसको हम लोग केवल बताओ रिवीजन देखेंगे। और इसमें व्याख्या भी है, अगर आप चाहें तो व्याख्या देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आइए बिना आपका समय जाया करते हुए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का निम्नांकित में से कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो कौन सा परंपरागत उपागम है? व्यवहारवादी उपागम, संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम और व्यवस्था उपागम, ये दोनों ही आधुनिक उपागम है। ये ऐसा प्रश्न आपके टीयर 2 के एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो बीपीएससी है आपसे केवल कंसेप्ट, ये जैसे वो उसका मानना है कि आप 11 से 12 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो जो इसका डिफिकल्टी लेवल है पीजी का है, उस स्तर से आपसे प्रश्न पूछेगा, न कि आपके ये 1 लाइनर पूछेगा या नहीं आपके रिटर्न वाला पूछेगा। जो कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा संगठनात्मक उपागम। ये चूंकि आपका क्या है, राजनीतिक विज्ञान में ये परंपरागत उपागम है और इसके जो समर्थक रहे हैं जैसे राजनीतिक विज्ञान परंपरागत उपागम के मुख्य अध्ययन का विषय राज्य शासन और विधि निर्माण के सिद्धांत रहे हैं। गार्नर, गेटेल, जकारिया, ब्लंट्सली, पॉल जेनेट और जेआरसिली आदि समर्थक ये परंपरागत उपागम के समर्थक लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो राजनीतिक विज्ञान का पिता है या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो है आपके अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है? तो प्रथम राजनीतिक जो दार्शनिक है, पॉलिटिकल फिलोसफर, याद रखिएगा ये बात हो रही है, प्रथम राजनीतिक दर्शन किसने दिया? तो प्लेटो ने दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुप्रशासन या गुड गवर्नेंस में वह राजनीतिक व्यवस्था निहित है जिसमें निम्नांकित में कोई एक तत्व नहीं होता है। तो कौन सा एक तत्व नहीं होता है? कि धनी और शिक्षित लोगों द्वारा शासन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संप्रभुता राज्य द्वारा आदेश देने वाली निरंकुश एवं शाश्वत शक्ति है। यह प्रजा और नागरिकों पर विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता की यह परिभाषा निम्नांकित में से किसके विचारों से मेल खाती है? ये प्रश्न पूछा गया था कि संप्रभुता प्रजा और नागरिकों पर विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति है। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 2 में आया था। तो ये जिन बोधा की ये परिभाषा है किसकी? संप्रभुता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धिसंगत एवं वैज्ञानिक है? ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो जो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत है, दोनों को एक ही बोलते हैं हम लोग। विकासवादी सिद्धांत कहें या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति में अधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक या बुद्धिसंगत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का निम्नांकित में से क्या परिणाम होगा? यदि नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होगा तो क्या होगा? जो रूल ऑफ लॉ है या विधि का शासन है उसमें गिरावट आएगी, ऐसा रिक्स का मानना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गार्नर राज्य के 4 तत्व बताता है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है?
तो जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार की बात करता है, वो मानव अधिकार की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं होगा। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन, जिसमें उपरोक्त उदाहरण लिया गया है। तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन का जो लेखक है वी.आई. लेनिन है, जिसने मार्क्स के विचारों को व्यवहार में प्रयोग में लाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह किसने कहा है कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उपज है। ये प्रश्न भी आपका TRE 2 में आ चुका है। ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य एक आवश्यक बला है यानी आवश्यक बुराई है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करती है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये दोनों ही विचारधाराएं आपसे पूछी जाती हैं। तो ये राज्य एक आवश्यक बुराई है या आवश्यक बला है, ये जो राजनीतिक विचारधारा के समर्थक है, व्यक्तिवादी इस विचारधारा के समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है। तो जॉन लॉक है। प्राकृतिक अधिकारों को जो प्रमुख समर्थक है जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। तो राज्य संघों का संघ है या समुदायों का समुदाय है, ये बहुलवादी विचारधारा इसको समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ पुस्तकों की यहाँ एक सूची दी गई है, इनमें से कौन सी पुस्तक रजनी कुठारी ने लिखी है। तो ये रजनी कुठारी की पुस्तक पिछली बार GS में आया था, पॉलिटिकल साइंस में आया था। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया उनकी पुस्तक है रजनी कुठारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि यह किसने कहा कि मजदूरों के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं बल्कि उनकी जंजीरें ही टूटेंगी। विजय हेतु संसार उनका है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये फेमस कोट आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की बात करने वाले कौन थे। तो ये थे थॉमस हेयर, और इस प्रणाली को हम हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, थॉमस हेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है डेविड स्टेन ने 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में नूतन क्रांति नवीन क्रांति का आह्वान करते हुए कौन सा बिंदु नहीं बताया। तो उत्तर व्यवहारवाद का कार्य विभाजन की अवरोध को तोड़ना है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये एक चीज आप याद रखिएगा कि उत्तर व्यवहार की दो मांगे हैं, प्रासंगिकता और कार्रवाई। बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई है क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता है, यह किसने कहा। ये कथन आपका CEM जोग साहब का है। क्वेश्चन नंबर 19 कि यदि भारत में वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाए तो क्या मुख्य समस्या आएगी। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों में प्रतिकूल है या अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में संप्रभु कौन है। भारत में संप्रभु कौन है, जनता है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में संप्रभु जनता है, नहीं संसद, नहीं संविधान। संविधान जनता के लिए है, न कि जनता संविधान के लिए, इसलिए भारत में संप्रभु जनता है। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है। भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें क्या हो, जिसमें श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही हो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित देशों में किसी एक में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, तो कौन सा देश है। तो इंग्लैंड, कनाडा और जर्मनी में संसदीय शासन व्यवस्था है लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नलिखित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है। तो यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होना जरूरी है, किन दो राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी जरूरी है, और सुदृढ़ न्यायपालिका भी जरूरी है, लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? तो मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल नहीं, ये संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये उसमें शामिल नहीं होगा। भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 75 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लुसिन पाई की राय में राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम क्या है? तो प्रथम कदम क्या है? राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 28 कि साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष है। जो बीज और वृक्ष में संबंध वही अनुल्लंघनीय संबंध साधन और साध्य में है, यह किसने कहा? तो ये कथन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। ये M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित बात किसने लिखी है? सिद्धांतों के बिना राजनीति, श्रम बिना धन, आत्मक बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा है। ये कथन भी आपका गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 30 कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? एक पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसकी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 31 कि राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है? तो राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता कौन है? चार्ल्स मेरियम है। गलती से भी आप डेविड ईस्टन मत लगा दीजिएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 असंलग्नता एक विचार है, यथार्थ है, आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है, यह किसने कहा? तो ये कथन आपका जवाहरलाल नेहरू का है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में या गुट निरपेक्षता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 उदारवाद का निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं है, तो है अभिजन वर्ग की त्वरित वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो जॉन रस्किन अनटू द लास्ट सही है। जियोनी सार्टोरी ये डेमोक्रेटिक थियरी की पुस्तक है। पामर एंड पार्किंसन इंटरनेशनल रिलेशन सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री ये इनके नहीं बल्कि राम मनोहर लोहिया की रचना है, तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, किसने कहा? तो ये कथन आपका मार्गन्थाउ का कथन है, कोट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, तो ये कथन किसका या किसने कहा? तो ये कथन आपका डेविड ईस्टन का है, क्योंकि ऑप्शन में कोई नहीं है तो ग्रुप में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है, किसने कहा? तो ये कथन फेमस कोट है जो जीन जैक रूसो यानी जे रूसो का है। आप व्याख्या पढ़ना चाहें तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? देखिए ये जो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तकें हैं आपको क्रम से याद होना चाहिए। कौन सी पुस्तक पहले प्रकाशित हुई, किस सन में हुई, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जो द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है ये कार्ल मार्क्स की नहीं बल्कि लेनिन की रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 कि राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में किस बिंदु पर अधिक बल देता है? तो संस्थीकरण या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी जो व्यवहार में कभी लागू नहीं हो पाई। यह आप व्याख्या पढ़ सकते हैं 1935 के बारे में। तो 41 देखिए कि अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किस योजना में प्रांतों के सामूहिकरण का प्रावधान था? ये था क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया?
तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, प्रस्तावित सांप्रदायिक अवार्ड में ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी? तो उसमें क्या था? दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? आप देखिए कौन सा नहीं था? तो देशी रियासतों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाए, ऐसा नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर, ये व्याख्या पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि यह किसके बारे में कहा गया है कि असंतोष फैलाने वाले के अत्यंत खतरनाक अगुवाओं में एवं समुचित में भारतीय अशांति के जनक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल का कथन है, लेकिन किसके बारे में था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में कथन था। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको पता है कि 1906 में हुई थी। किसने किया, क्यों किया, ये व्याख्या में है। 48 देखिए, एम.के. गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ और किस वर्ष हुआ? एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। तो 1924 बेलगांव अधिवेशन, जो कि बेलगांव आपका कर्नाटक में है, उसमें केवल गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 की। 49 देखिए, यह कौन सी योजना थी जिसके बारे में एम.के. गांधी ने यह स्पष्ट टिप्पणी की कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक। गांधी ने किसके बारे में कहा था? क्रिप्स मिशन प्लान के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर सोरेनसन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ये सदस्य नहीं थे। 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में नहीं दी गई थी? इसने मांग की, किसने? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू। और कब गठित हुआ था? अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था? ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये जो आपका लाहौर अधिवेशन है जो 1940 में हुआ था, इसी में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। तो 57 देखिए कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 58, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान से देखिएगा इसको, अंतिम गुजरात तो सी राजागोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय थे ये। अब और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 59, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो ये था आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिपुरी संकट आप इसको पढ़ लीजिए। 60 है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और क्यों हुआ? यह व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, नेहरू मंत्रिमंडल में पहली बार विदेश मंत्री कौन था या प्रथम विदेश मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 62, किस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919 में।
और इसमें जो पहली बार थी जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में अंतिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? अंतरिम सरकार में बी आर अम्बेडकर शामिल नहीं थे, बाद में शामिल किए गए। नरम दल और गरम दल का सूरत कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर किस वर्ष विभाजन हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 राष्ट्र बिहारी बोस। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए ये शॉर्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक तो ये है कि जो आप प्रश्न है उत्तर के साथ साथ अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता उसमें व्याख्या के माध्यम से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और याद है जो बीपीएससी आपका कंसेप्ट आधारित प्रश्न आपसे पूछेगी तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। और प्लीज़ समय जो है आपके पास बहुत कम है, उसको एक मिनट आपका उसका सदुपयोग में लाएं और इधर उधर भटकने के बजाय आप स्थिर दिमाग से चित्त मन से आप अपनी तैयारी जारी रखें और आपके तय है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो 65 क्वेश्चन नंबर 65 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल ढांचे परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? तो ये था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्वेश्चन नंबर 66 है संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राज्य समस्त भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों में यह है। तो अनुच्छेद 39 आपको आना चाहिए, 44 आना चाहिए और अनुच्छेद आपका 48, 49, 50 और 51 ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये संविधान संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है? ये पहली बार नहीं है, कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इस प्रश्न की आने की प्रबल संभावना रहती है। तो अनुच्छेद 1 है, 1, 2, 3 बेहद महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। 1, 2, 3 आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो यह है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या वृद्धि की गई? तो ये वृद्धि हुई कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उनकी राय पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो पहली बार जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में संघी शब्द नहीं है। 74 कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है? तो उसका है एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 75 इस संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो यह आपका अनुच्छेद 45। 76 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो ये लागू की गई आपकी 1 नवंबर 1956 को। 77 कि संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। 78 कांग्रेस विभाजन किस वर्ष में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन आपका फिर से 1969 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 79 कि किस संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? ये था प्रथम संविधान संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है, या कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है कि राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना, उसे प्रचारित करना, ये शामिल नहीं है आपके मौलिक कर्तव्यों में। 81 देखिए सॉरी कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आप सभी को पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष इस यानी स्पीकर करता है, अनुच्छेद 108। 82, निम्नलिखित में से कौन सा अब नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। स्टार्टिंग में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, इसे को हटा के अब शेष कितना रह गया, 6 रह गया है। क्वेश्चन नंबर, ये आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। 83 देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में। 84 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि के पूर्ण होने के पहले कैसे हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 85 कि सरकारी आयोग क्यों बनाया गया था, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों के पुनरावलोकन के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान में पंचायती राज, जरा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाता है, तो 73वां संविधान संशोधन। और 73वें संविधान संशोधन के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आप 74वां संविधान संशोधन को भी अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 87 है यूनेस्को कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, सोवियत भारत सोवियत शांति ये मैत्री और सहयोग संधि कब हुई, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, 1971 में हुई। 89 कि वह भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का अध्यक्ष बना, तो विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, इस सार्क दक्षेश का गठन कब हुआ, तो सार्क का गठन कब हुआ, 8 दिसंबर 1985। क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये इनकी पुस्तक नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर, एम.के. गांधी, हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल सभी सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, दक्षेश की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था, तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित हुआ। सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है कि सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। 95 देखिए क्वेश्चन नंबर 95, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सार्क का नहीं है, तो सार्क जो है क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु आणविक हथियार प्राप्त करना, ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। 97, दक्षेश सार्क यानी दक्षेश या सार्क इन देशों में कौन सदस्य नहीं है, तो मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है या दक्षेश का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, कब और कहाँ असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो ये बेलग्रेड में 1961 में हुआ। 99, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ, तो जो चार्टर लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, इसी दिन को प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंधित है किससे, तो ये नागरिक परमाणु सहयोग से संबंधित है। ये थे आपके बेहद 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोगों ने इसको एकदम केवल समराइज़ किया है। आप चाहें तो इसकी व्याख्या उसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगा आप अपनी पढ़ाई पे एकदम फोकस हो जाइए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कंटेंट है वो पर्याप्त है, बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है।
ये पता चला कि आप ये भी बिल्कुल नहीं। जितना कंटेंट है पर्याप्त है, बस आप उसको पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।